Hello everyone, welcome back to Efforts. This is me मिताली सिंह, all set to teach you again. तो मैंने कमेंट्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस देखे कि मैं इतने दिन कहाँ गायब थी. So basically I was under the water for 4 months. Just kidding. So मैंने 4 महीने का ब्रेक लिया था और जिसमें मैं AWES की प्रिपरेशन कर रही थी. And guess what? आपकी बहन ने आग लगा दी. Yes, I have qualified the AWES TGT exam with 97.2 percentile. एंड ट्रस्ट मी 4 महीने काफ़ी होते हैं AWS का एग्ज़ाम निकालने के लिए. तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ़ यू वांट मी टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू ऑल. अब इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की 6th क्लास, जिसका टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण. इससे पहले सीटेट के लिए हमने 5 CDP की क्लासेस की थी, तो उन वीडियोज़ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आप वहाँ से जाकर बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं. अब देखिए, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या AWES की तैयारी कर रहे हो या KVS जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में CDP की बहुत ज़्यादा वेटेज होती है. तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मतलब समझाऊंगी और उसके बाद सदियों से इन दोनों टॉपिक्स पे जो डिबेट चली आ रही है, जिसको हम कहते हैं नेचर वर्सेस नर्चर, इस डिबेट का भी आंसर मैं आपको दूंगी. तो अब इस लंबे इंतज़ार के बाद चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो. इससे पहले भी हमने कई सारे B.Ed के चैप्टर्स में हेरिडिटी के बारे में पढ़ा है. तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हेरिडिटी का मतलब होता है माता पिता या पूर्वजों से मिलने वाले लक्षण या फिर गुण. आपके बालों का रंग, आँखों का रंग, इवन आपकी कुछ आदतें भी जो आपके दादा दादी या माता पिता से मिलती हैं और जिसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता, इसी को हम हेरिडिटी या फिर आनुवांशिकता कहते हैं. हेरिडिटी की प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको पुराने वीडियोस में भी कई बार बता चुकी हूँ. तो आज हम हेरिडिटी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्रोमोसोम्स. किसी भी इंसान के शरीर में टोटल 46 यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. अगर आप पेयर्स की बात करें तो हर क्रोमोसोम दो के जोड़े में मौजूद होता है, यानी टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एक इंसान के शरीर में होते हैं. अब इन 23 पेयर्स में से टोटल 22 ऑटोजोम्स होते हैं, जो कि किसी भी बच्चे का आँख का रंग, बालों का रंग या फिर स्किन का कलर, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं. और उनमें से एक पेयर ऐसा होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और ये बच्चे के लिंग को निर्धारित करता है, यानी बच्चा लड़का होगा या लड़की. दुनिया में जितने भी मेल्स हैं उन सबके अंदर 2 अलग अलग तरह के एलील पाए जाते हैं. एक होता है X क्रोमोसोम और एक होता है Y क्रोमोसोम, जबकि फीमेल्स के अंदर सिर्फ XX क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं. इससे हमें क्या पता चलता है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण करने की जो क्षमता है वो माता के अंदर नहीं बल्कि पिता के अंदर होती है, जिसमें से X क्रोमोसोम फीमेल को रिप्रेजेंट करता है जबकि Y क्रोमोसोम मेल को रिप्रेजेंट करता है. और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, फीमेल के अंदर सिर्फ XX क्रोमोसोम ही मौजूद है, उसके अंदर Y क्रोमोसोम है ही नहीं, तो इसीलिए वो डिफाइन कर ही नहीं सकती कि होने वाला बेबी वो लड़का होगा या लड़की होगी. अब इस क्रोमोसोम वाले टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. देखिए, जैसे आपसे पूछा जा सकता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो 46. अगर आपसे टोटल पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पूछा जा रहा है तो 23. आपसे नंबर ऑफ ऑटोजोम्स पूछा जा सकता है तो 22. नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स 1. मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम्स हैं, X और Y, और फीमेल्स के अंदर कौन कौन से हैं, XX. हेरिडिटी का अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्विन्स. तो बेसिकली 2 तरह के ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रेटर्नल ट्विन्स. आइडेंटिकल ट्विन्स को मोनोजाइगोटिक ट्विन्स भी कहते हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप ऑफ अ सिंगल जाइगोट. दे लुक सिमिलर एंड ऑल्सो दे हैव द सेम सेक्स. कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिकल ट्विन्स उन बच्चों को कहा जाता है जो कि बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं. ये ट्विन्स माँ के गर्भ में एक जाइगोट के 2 हिस्सों में बंट जाने की वजह से बनते हैं. यानी एक स्पर्म था, एक एग था, दोनों फर्टिलाइज हुए और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना वो जाइगोट 2 हिस्सों में बट गया. तो वो बच्चे जो कि एक स्पर्म और एक ही एग से बने थे, इसी वजह से इनका प्लेसेंटा भी सेम होता है, सेम एमनियोटिक सैक होता है, बट इनके पास अलग अलग एम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं, जिससे कि ये अपने अपने नाभि के थ्रू माँ के पेट से जुड़े रहते हैं. इस लेफ्ट साइड वाली पिक्चर को देखिए आप, ये आइडेंटिकल ट्विन्स की पिक्चर है, यानी इनका सैक एक ही है, मतलब थैली एक ही है,
दोनों बच्चे एक ही थैली के अंदर है, लेकिन जिस कॉर्ड से ये लोग जुड़े हुए हैं वो कॉर्ड बस अलग अलग है। और जब ये आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होंगे तो जो कि ये सिर्फ एक ही जाइगोट के स्प्लिट होने की वजह से बने हैं, इसीलिए इनका जेंडर भी सेम होगा, मतलब या तो दोनों लड़कियां ही पैदा होंगी या दोनों लड़के ही पैदा होंगे, और ये दिखने में भी बिल्कुल सेम होंगे। इसी वजह से इन्हें आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। मैं आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन करते चल रही हूँ, बट मेक श्योर कि जो मैंने वीडियो में ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, प्लीज़ उन वर्ड्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एक एक वर्ड से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइडेंटिकल ट्विन को और किस नाम से जाना जाता है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विन। आइडेंटिकल ट्विन कितने स्पर्म और एग से बनता है, तो वो भी आपको याद रखना है कि 1 स्पर्म और 1 एग। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड इनका अलग अलग होता है या सेम होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इनका अम्बिलिकल कॉर्ड सेपरेट होता है, प्लेसेंटा सेम होता है और एमनियोटिक सैक जो है वो सेम होता है। सेकेंड टाइप होता है फ्रेटर्नल ट्विन्स। इनको डाइजाइगोटिक ट्विन्स भी कहा जाता है, बिकॉज दीज ट्विन्स आर फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ 2 zygotes by fertilization of 2 ova at the same time, and they can have same as well as different sex. अब फ्रेटर्नल ट्विन्स को हम डाइजाइगोटिक ट्विन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 जाइगोट बनते हैं। यूजुअली होता क्या है कि फीमेल्स में अगर ओव्यूलेशन के दौरान एक की जगह 2 एग्स रिलीज हो गए, यानी 2 ओवा रिलीज हो गए, तो वो दोनों एग्स 2 अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होंगे और उस सिचुएशन में बनने वाले ट्विन्स फ्रेटर्नल ट्विन्स कहलाएंगे। ये 2 स्पर्म्स से बनते हैं, 2 अलग अलग एग्स होते हैं, साथ ही इनका प्लेसेंटा, एमनियोटिक सैक और उसके साथ साथ अम्बिलिकल कॉर्ड भी अलग अलग होता है। अब इसमें आप राइट साइड वाली पिक्चर को देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सैक है यानी थैली वो भी अलग अलग है, दोनों का अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाभि से जिससे वो जुड़े हुए हैं माँ से, वो भी अलग अलग है, और साथ ही प्लेसेंटा भी दोनों का अलग है। अब नीचे भी जो 2 एग्स की फोटोज बनी उसमें देखिए, एग 2 हैं, स्पर्म भी 2 हैं, जबकि पहले वाली पिक्चर में क्या था, एग एक ही था, स्पर्म भी एक ही था, बस वो जाइगोट 2 हिस्सों में बट गया था। जबकि फ्रेटर्नल ट्विन्स के केस में क्या है कि स्टार्टिंग में ही 2 अलग अलग जाइगोट बन रहे हैं, और यही रीज़न है कि कई बार फ्रेटर्नल ट्विन्स का जेंडर दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल्स भी हो सकती हैं, या फिर एक मेल और एक फीमेल भी हो सकता है। आपने कई ऐसे जुड़वा बच्चे देखे होंगे जिसमें एक लड़का और एक लड़की है और दोनों ट्विन्स होते हैं, तो वो फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं। और ऐसे ट्विन्स की शक्ल सेम नहीं होती है। अगला टॉपिक है हेरिडिटी से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं जेनोटाइप। इट इज़ अ जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक ट्रेट्स इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज एंड दीज आर नॉट ऑब्जर्वेबल। जीनोटाइप का क्या मतलब होता है? जीनोटाइप एक आनुवांशिक कोड होता है जो कि विशेष प्रजाति में अद्वितीय लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है और इन्हें देखा नहीं जा सकता। मतलब आपके शरीर में जो आपका जीनोटाइप है उसको आप देख नहीं सकते हैं, ये केवल आपके अंदर के फीचर्स को डिफाइन करता है। कह लीजिए कि आपके डीएनए को डिफाइन करता है। इंसान के जीनोटाइप की वजह से ही एक इंसान सिर्फ इंसान को ही जन्म देता है। ऐसा नहीं है कि इंसान ने कभी किसी कुत्ते या बिल्ली को जन्म दिया हो। सो जीनोटाइप का मतलब आपकी बॉडी के वो फीचर्स जो कि आपको एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का बनाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ फिनोटाइप इज़ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ ऑब्जर्वेबल। फिनोटाइप किसी भी जीव की शारीरिक छवि होती है और इसे आंखों से देखा जा सकता है। यानी कोई इंसान बाहर से दिखने में कैसा है उसको फिनोटाइप कहते हैं, यानी उसकी आंखों का रंग कैसा है, उसके बाल का टेक्सचर कैसा है, उसके हाथ पैर कैसे हैं, कान का शेप, नाक का शेप, ये सारी चीज़ें जो भी फिजिकल अपीयरेंस हम देख सकते हैं उसको फिनोटाइप कहते हैं। अगला टॉपिक है लॉज ऑफ हेरिडिटी। फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉन ग्रेगर मेंडल। सो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है और इन्होंने हेरिडिटी के 3 नियम बताए थे। सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और उसके बाद है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इट स्टेट्स दैट द डोमिनेंट जीन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इफ इट माइट गेट डिसअपियर इन फर्स्ट जनरेशन. If the trait of one gene is not manifest in one generation, it does not mean that they die. It may express itself in future generations. कहने का मतलब ये है कि एक डोमिनेंट जीन हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक जनरेशन में वो पर्टिकुलर जीन हमें देखने को ना मिले, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीन ख़त्म हो चुका है। एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी बाद वो जीन अपने आप को प्रदर्शित कर ही देता है। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि आपके कुछ फीचर्स या आपकी कुछ आदतें आपके माता पिता से नहीं मिलती, बल्कि आपके दादा दादी या बुआ या चाचा इनमें से किसी से मिलती हैं।
तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर का कोई जीन जो आपके माता पिता में नहीं आ पाया था, लेकिन वो एक पीढ़ी के बाद आपके अंदर आ गया। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट स्टेट्स दैट एलील पेयर्स सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इन पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल, एंड यूनाइट आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ऑफस्प्रिंग्स। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट, अलग अलग हो जाना। तो ये नियम ये कहता है कि जैसा कि हमने पढ़ा, हर एक इंसान के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन जब गैमीट बन रहा होता है माता पिता के अंदर, तो उस गैमीट के अंदर केवल 23 क्रोमोसोम्स ही आते हैं। यानी माता में से 23 क्रोमोसोम और पिता में से 23 क्रोमोसोम। जब ये दोनों 23 क्रोमोसोम मिलते हैं, तो जो बच्चा पैदा होने वाला होगा उसके अंदर अपने आप 46 क्रोमोसोम जुड़कर हो जाएंगे। अगर आप सोचिए, जीन अपने आप को सेपरेट नहीं करते तो पिता में से 46 आते और माता में से भी 46 आते, तो ये पूरे 46 क्रोमोसोम्स मिलाकर 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते, जो कि एक एबनॉर्मल केस है। मतलब नॉर्मल इंसान के अंदर इतने क्रोमोसोम्स नहीं होने चाहिए। तो मेंडल का कहना था कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ही माता पिता के शरीर में ये क्रोमोसोम्स आधे आधे हिस्सों में बंट जाते हैं। और लास्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। It states that genes and their corresponding traits segregate independently during the development of gametes. The allele a gamete receives for one gene does not affect the allele it receives for the another gene. अब इस नियम का ये मतलब है कि जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा होता है और ये जितने भी एलील है वो सेपरेट हो रहे होते हैं, तो उस दौरान हर एक एलील अपने आप को अलग से रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी दूसरे एलील के आने की वजह से वो इफेक्टेड नहीं होता। अगर वो एक्स क्रोमोसोम है तो वो एक्स ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वाई के मिल जाने के बाद से वो वाई बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एलील एक दूसरे से जुड़ते ज़रूर हैं, पर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ को रिलेशन ऑफ इंटेलिजेंस अमंग द मोनोजाइगोटिक ट्विंस वुड बी 0.83। ये जो मैंने लाइन लिखी है, इससे डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे, उनके बीच बुद्धि के सहसंबंध का अपेक्षित स्तर कितना होता है। तो वो होता है 0.83। यानी उनकी बुद्धि के एक जैसे होने के कितने चांसेस हैं, तो 0.83। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होती है इंसान की, वो उसकी हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। यानी किसी भी इंसान का जो बौद्धिक विकास है वो उसकी आनुवांशिकता यानी उसके माता पिता से मिले गए गुण और जीन्स पे डिपेंड करेगा। तो डॉक्टर्स, ISPCS, एस्ट्रोनॉट्स, इन सब के बच्चे जेनेटिकली इंटेलिजेंट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट। किसी भी इंसान का जो व्यक्तित्व है उसका विकास उसके पर्यावरण पर निर्भर करता है। यानी वो कैसे लोगों के बीच रहता है, कैसे माहौल में रहता है, इस पर निर्भर करता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा बनेगा। और यही रीज़न है कि कई बार डॉक्टर या इंजीनियर्स के भी बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल पाता, जिस वजह से उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो अब हम पढ़ेंगे नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर को हिंदी में कहते हैं प्रकृति। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेचर को आप एनवायरनमेंट मत लिखिएगा। CDP में हमेशा नेचर का मतलब हेरिडिटी होता है। यानी जो आपका स्वभाव है, जो आपका व्यक्तित्व है, उसको हम नेचर कहते हैं। और नर्चर किसे कहते हैं? एनवायरनमेंट को, यानी जैसा आपको पोषण या पर्यावरण मिला है। अब डिबेट इस बात पर होती है कि किसी भी इंसान के डेवलपमेंट में नेचर बड़ा रोल प्ले करता है, यानी उसकी हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर उसका नर्चर ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। इन सम सेक्टर्स नेचर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वाइस वर्सा। यानी कुछ सेक्टर्स में जहाँ बच्चे की प्रकृति पर निर्भर करता है उसका विकास, और वहीं कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर बच्चे को जो पोषण मिल रहा है उस पर निर्भर करता है बच्चे का विकास। सो ओवरऑल वी कैन कंक्लूड दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यानी D=H/E। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम दिमाग में अपने छाप लीजिए। डेवलपमेंट का मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। आपको कई बार पेपर में दे देगा हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट, हेरिडिटी माइनस एनवायरनमेंट, या सिर्फ हेरिडिटी। तो आपको दिमाग में रखना है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट जो है वही है डेवलपमेंट। अब नेचर की अगर हम बात करें या प्रकृति, तो प्रकृति का मतलब क्या है? बच्चे की ऊंचाई, उसकी संरचना, आंखों या बालों का रंग। और वहीं नर्चर यानी पोषण का मतलब है कि बच्चे को कैसी शिक्षा मिल रही है, उसको किस तरह की चीज़ें सिखाई जा रही हैं, या वो किस तरह से सोचता है, ये सारी चीज़ें।
तो मानव का विकास उसकी आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। So that is it for today. Thank you so much. Like the video if you really liked it. Share it because sharing is caring. And subscribe the channel because subscription is absolutely free. So now see you in the next video. और प्लीज़ मुझे comments में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस सेमेस्टर के videos चाहिए।